लैशेस के लैमिनेशन के बारे में कुछ बातें हैं जो आमतौर पर आपको नहीं बताई जाती, क्योंकि ये असुविधाजनक, सच और फ़ायदे की नहीं होती हैं। और अगर सच कहें तो इसी वजह से अक्सर मास्टर्स को लैशेस के लैमिनेशन में स्थिर परिणाम नहीं मिलते हैं। पलकों की हालत खराब हो जाती है और ग्राहक चले जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ सारी असुविधाजनक सच्चाई पर चर्चा करेंगे। अगर आप मास्टर हैं या अभी शुरुआत करना चाहते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझने में मदद करेगा। लैशेस के लैमिनेशन में शुरुआत करने के लिए बेहतर है कि आप यह प्रक्रिया करें, क्योंकि अक्सर समस्या यह नहीं होती कि आप गलत कर रहे हैं, बल्कि बस ये होती है कि आपको सही तरीके से समझाया नहीं गया कि असल में सब कुछ कैसे काम करता है। सच्चाई नंबर 1 ये है कि लैमिनेशन के लिए कोई यूनिवर्सल स्कीम नहीं है। सादगी, यूनिवर्सल स्कीम, कोई आसान स्कीम, आसान रणनीति, इन्हें बेचना बहुत आसान है। इसीलिए अक्सर लोगों को अपनी ट्रेनिंग में बुलाने के लिए कहा जाता है कि मैं आपको तैयार रणनीति, तैयार स्कीम दूंगा, आप इसे सभी क्लाइंट्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको हमेशा सफलता मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हर क्लाइंट की अपनी अलग पलकें होती हैं। और उदाहरण के लिए, उम्र के साथ छोटी पलकों के साथ काम करना बहुत लंबी और सख्त पलकों के साथ काम करने से काफ़ी अलग होता है। मैं तो अभी पलकों के बढ़ने की दिशा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्राकृतिक रूप से घुंघराली पलकों के साथ काम करना और नीचे की ओर बढ़ने वाली पलकों के साथ काम करना भी एक दूसरे से बहुत अलग है, कई मापदंडों के अनुसार। और साथ ही एक ही स्कीम क्यों मौजूद नहीं है? सिर्फ इसलिए कि हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। एक गोंद के लिए खास तरीका चाहिए, कुछ अन्य मिश्रणों के लिए उनका अपना तरीका चाहिए। कुल मिलाकर अलग अलग सामग्रियों के लिए अलग अलग तकनीक की ज़रूरत होती है। आइए उदाहरण के तौर पर हम आपके साथ मिलकर समझते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पलकों के लैमिनेशन के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है। चूंकि मैंने उम्रदराज पलकों की बात की है, तो आइए कल्पना करें कि हमारे पास एक उम्रदराज महिला आई हैं। मान लीजिए उनकी उम्र 55 साल है। मैंने ऐसे कई ग्राहकों के साथ काम किया है और वे पलकों का लैमिनेशन बहुत पसंद करती हैं। इसलिए ये अक्सर आने वाले ग्राहक होते हैं। हमें काम करते समय कौन कौन सी बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमें पलकों की त्वचा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह त्वचा बहुत मुलायम, बहुत नाजुक होती है और पलकों पर अक्सर अतिरिक्त त्वचा भी होती है। और यहाँ हमें क्या करना ज़रूरी होगा? संभावना है कि हमें त्वचा को ऊपर उठाने के लिए टेप की ज़रूरत पड़ेगी, यानी हम जापानी टेप या ऐसा ही कोई छिद्रदार टेप लेंगे। हम टेप को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और बहुत सावधानी से त्वचा को ऊपर उठाएंगे, ताकि हमारी पलकों की जड़ वाली जगह खुल जाए। साथ ही त्वचा के कारण ही हमें काम के लिए वॉल्यूम पैड का सही मटेरियल चुनना होगा, ताकि क्लाइंट को प्रक्रिया के दौरान आरामदायक महसूस हो, दर्द न हो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ही मुलायम सिलिकॉन के पैड चुनें। यहाँ बात यह है कि जितना मुलायम उतना बेहतर। मुलायम पैड्स पर काम करना आपके लिए भी आसान होगा और क्लाइंट के लिए भी ज़्यादा आरामदायक रहेगा। इसके अलावा हम खास तौर पर मुलायम पैड का मटेरियल क्यों चुनते हैं? यह बालों की संरचना, यानी खुद पलकों की बनावट से भी जुड़ा हुआ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी महिला की जवानी में उसकी पलकें कैसी थीं। उम्र बढ़ने के साथ आमतौर पर सभी की पलकें छोटी हो जाती हैं। वे ज़्यादा छिद्र युक्त, ज़्यादा लचीली हो जाती हैं और बहुत कम बार नई पलकें आती हैं। इसीलिए बहुत मुलायम पलकें सबसे आसानी से मुलायम पैड्स पर ही सेट की जा सकती हैं। ऐसी पलकों के लिए मैं सिर्फ क्लासिक तकनीक का इस्तेमाल करने की सलाह देती हूँ। कोरियन तकनीक के साथ यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पलकें छोटी हैं और आँखें संवेदनशील हैं। और इसलिए भले ही मुझे कोरियन तकनीक बहुत पसंद है और मैं अक्सर इसका इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर इस स्थिति में कोरियन तकनीक क्लासिक तकनीक की तुलना में और भी ज़्यादा कठिन होगी। अगर किसी को नहीं पता कि कोरियन तकनीक क्या है, क्लासिक तकनीक क्या है और इनमें क्या फ़र्क है, तो मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं जो ख़ास तौर पर कोरियन तकनीक के बारे में हैं, इसलिए उन्हें ज़रूर देखें। अपने ऑनलाइन प्रशिक्षण में मैं ख़ास तौर पर विश्लेषण करना, सोचना और गहराई से समझना सिखाती हूँ। सामग्री, रसायन, कार्य, तकनीक में और हर ग्राहक के लिए रणनीति को व्यक्तिगत रूप से चुनना सिखाती हूँ। मैं निर्देशों के अनुसार काम करना नहीं सिखाती।
लैमिनेशन के बारे में दूसरी सच्चाई ये है कि इससे ग्राहक की पलकों को आसानी से जला सकते हैं। इस बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, लेकिन लैमिनेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है और अगर हम मिश्रण को ज़्यादा देर तक लगाए रखें, बहुत आक्रामक उत्पाद लें या गलत तरीके से लगाएं, पहला मिश्रण पलकों पर लगाते समय हम बहुत आसानी से ग्राहक के बाल को जला सकते हैं और वह मुड़ जाएगा, ऐसे ही एक घुंघराले बाल की तरह। खासकर यह बात कोरियन तकनीक पर लागू होती है, क्योंकि कोरियन तकनीक में पलकों को जलाना और भी आसान है। सच्चाई नंबर 3, पहला मिश्रण ही सब कुछ है। कई मास्टर्स गलती से पलकों को लगाने पर ही ध्यान केंद्रित करने लगते हैं और उसे जितना हो सके परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात यह है कि पलकों की सेटिंग निस्संदेह एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन यूं कहें तो ये बिल्कुल परफेक्ट होनी ज़रूरी नहीं है। पलकों की सेटिंग सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि पलकें रोलर की शेप को अपना लें, और साथ ही मास्टर्स इसी सेटिंग पर अटक जाते हैं, सोचते हैं कि सारी समस्याएं, सारे खराब नतीजे इसी सेटिंग की वजह से हैं। असल में सेटिंग का नतीजे पर इतना बड़ा असर नहीं पड़ता और आप बिना परफेक्ट सेटिंग के भी शानदार नतीजा पा सकते हैं। अंतिम नतीजे पर, कर्ल की चमक और समानता पर कहीं ज़्यादा असर डालने वाली चीज़ें हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा असर डालता है पहला कंपाउंड, और यह कि हम उसके साथ कैसे काम करते हैं। पहला कंपाउंड बालों के बंधन को तोड़ता है, बालों की संरचना को बदलता है और पलकों के नए कर्ल के लिए आधार तैयार करता है। और अगर पहले कंपाउंड में गलती हो जाए तो कोई भी परफेक्ट सेटिंग हमें नहीं बचा सकती। अगर पहले कंपाउंड में गलती हो गई तो अब कुछ भी नहीं बचाया जा सकता। तुम इसे कहाँ लगाते हो? पहला कंपाउंड, वही कर्ल बनेगा। तुम पहला कंपाउंड जैसे लगाओगे वैसा ही नतीजा मिलेगा। सच में। नंबर 4, संभवतः पहला कंपाउंड कितनी देर तक रखना है, इसके बारे में जो कुछ भी तुम जानती हो वह एक मिथक है, क्योंकि जैसा हम पहले करते थे, जैसा कि पलकों के लैमिनेशन के पुराने नियमों में लिखा है। पहले कंपाउंड की निर्देशिका देखो, जहां लिखा होगा छोटी पलकों के लिए, पतली पलकों के लिए हम 6 मिनट रखते हैं, मध्यम पलकों के लिए, मध्यम घनत्व वाली पलकों के लिए हम 10 मिनट रखते हैं और कठोर पलकों के लिए हम 15 मिनट रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह ऐसे काम नहीं करता। सिर्फ एक ऐसा ढांचा देना जो हर तरह की पलकों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो, असंभव है। फिर से पहले बिंदु को याद करें, कोई तैयार ढांचा नहीं है। हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए और खुद सोचना चाहिए कि इस खास ग्राहक के साथ हमें क्या करना है, खास तौर पर इस स्थिति में, इन विशेष सामग्रियों के साथ। जहाँ तक समय की बात है, देखिए ये सब कहीं अधिक गहरा है, क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया की गति कमरे के तापमान, नमी, पलकों की संरचना और उनकी छिद्रता पर निर्भर करती है। और यह समझना ज़रूरी है कि हमारी आँखें माइक्रोस्कोप नहीं हैं और हम हमेशा स्पष्ट रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकते कि हमारे सामने किस प्रकार की पलकें हैं। हाँ, हम विभिन्न कारकों को देखकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन कभी-कभी हम गलती भी कर सकते हैं और उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि पलक बहुत पतली दिख रही है, लेकिन उसी पलकों में बाल की क्यूटिकल बहुत घनी और बंद हो सकती है। और इसी वजह से मिश्रण को काम करने में अधिक समय लगेगा। और होता ये है कि हम पतली छोटी पलकों के लिए, जैसा कि हम सोचते हैं, न्यूनतम समय चुनते हैं, जबकि असल में वह पलक बंद क्यूटिकल वाली होती है। और परिणाम स्वरूप हमें बहुत कमज़ोर रिजल्ट मिलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले मिश्रण को ज़्यादा देर तक रखना चाहिए था। ये समझना भी ज़रूरी है कि हमारे ग्राहक भी इंसान हैं और जीवन के दौरान हम सभी तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। कुछ समय ऐसे होते हैं जब हमारी पलकें ज़्यादा घनी, ज़्यादा स्वस्थ होती हैं, हमारा खान-पान बेहतर होता है, हमें भरपूर धूप मिलती है, हमारे शरीर में हार्मोन संतुलित होते हैं और कुल मिलाकर हमारी पलकें बहुत शानदार होती हैं। हो सकता है दूसरी स्थिति यह हो कि हमें विटामिन्स की कमी हो, हमारा खान-पान खराब हो, नींद पूरी ना हो और हमारी वही पलकें अब उतनी स्वस्थ न रहें। एक ही व्यक्ति एक ही मास्टर के पास जा सकता है, लेकिन पहले मिश्रण को रखने का समय सिर्फ शरीर की इन व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण काफ़ी अलग हो सकता है। इसलिए हम कभी भी सिर्फ निर्देशों को देखकर काम नहीं कर सकते।
निर्देशों में दिए गए समय से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप पलकों की तैयारियों को देखें और इसके लिए तैयार रहें कि एक ही ग्राहक के लिए पहले मिश्रण को रखने का समय अलग-अलग अवधि में बदल सकता है। सच बात है। नंबर 5, कोरियन तकनीक हमेशा आसान नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि कोरियन तकनीक में लेआउट आसान है, इसलिए तकनीक भी बहुत सरल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तकनीक वाकई शानदार है। यह अक्सर कई प्रकार की प्राकृतिक पलकों के लिए अधिक सुविधाजनक होती है। अक्सर यह शानदार परिणाम देती है। कभी-कभी तो यह क्लासिक तकनीक से भी बेहतर परिणाम देती है। लेकिन बात यह है कि कोरियन तकनीक में पहले मिश्रण के काम पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कई बार नए लोग जो इस नियम की अनदेखी करते हैं या सोचते हैं कि कोरियन तकनीक बहुत आसान है, यहाँ तक कि उन्हें कोई मेहनत भी नहीं करनी, वे ग्राहक की पलकों को जला देते हैं। कोरियन तकनीक में बालों को जलाना क्यों आसान है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे बालों की क्यूटिकल पूरी तरह खुली और नग्न होती है और हम सीधे साफ नग्न पलकों पर पहला मिश्रण लगाते हैं जो बहुत तेज़ी से काम करता है। क्लासिक तकनीक में हम पहला मिश्रण गोंद की एक परत पर लगाते हैं और सबसे पहले पहला मिश्रण गोंद की परत के माध्यम से प्रवेश करता है और उसके बाद ही बालों की क्यूटिकल तक पहुंचता है और फिर पलकों के अंदर जाता है। कोरियन तकनीक में मिश्रण तेजी से काम करता है क्योंकि पलकें नग्न और पूरी तरह खुली होती हैं। इसके अलावा अक्सर मास्टर प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश करते हैं और कोरियन तकनीक के लिए अनुपयुक्त मिश्रणों का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे मिश्रण जो आक्रामक और बहुत तेज होते हैं। और उदाहरण के लिए केवल 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का अधिक समय रखना ही एक बड़ी समस्या बन सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मिश्रण आक्रामक होते हैं। तकनीक ऐसी है कि मिश्रण तेजी से असर करता है और बस आपके 1 मिनट का ध्यान न देना, समय पर चेक न करना या समझ न पाना काफ़ी है। सिर्फ 1 मिनट ज़्यादा रख दिया और इससे पलकों का मुड़ना या ज़्यादा सूख जाना हो सकता है। इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रक्रिया की रसायन शास्त्र को गहराई से समझें और ये भी जानें कि पहला मिश्रण कैसे काम करता है। मेरे ऑनलाइन प्रशिक्षण में एक पाठ है जिसमें हम 40 मिनट तक बैठकर प्रक्रिया की रसायन शास्त्र को समझते हैं। हम 6 अलग-अलग ब्रांड्स के मिश्रणों को देखते हैं, उनके रासायनिक घटकों को देखते हैं, सक्रिय घटक को देखते हैं, कौन सा है, क्या यह आक्रामक घटक है या कोई और अधिक कोमल घटक है। क्या पहले मिश्रण में ऐसे देखभाल करने वाले घटक हैं जो सक्रिय घटक की आक्रामकता को कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम प्रक्रिया की रसायन शास्त्र में गहराई से उतरते हैं। इसलिए अगर आप लैमिनेशन को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको अपने ऑनलाइन प्रशिक्षण में आमंत्रित करती हूँ। सारी जानकारी विवरण में दी गई है। सच में नंबर 6, जिसे कई मास्टर्स के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। बात यह है कि समस्या हमारे क्लाइंट में नहीं बल्कि अक्सर खुद मास्टर में होती है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये देखना बहुत बुरा लगता है जब क्लाइंट मास्टर के पास आता है, मास्टर से कुछ नहीं बन पाता और फिर मास्टर क्लाइंट को ही दोष देने लगता है कि उसकी पलकें ही ठीक नहीं हैं, कि क्लाइंट की पलकें लैमिनेशन के लिए उपयुक्त नहीं हैं या क्लाइंट ने कुछ गलत किया है या लड़की का कोई अनुपयुक्त चक्र है इस समय और उसे लैमिनेशन नहीं कराना चाहिए क्योंकि परिणाम अच्छा नहीं आएगा, कर्ल नहीं बनेगा। असलियत यह है कि किसी भी पलकों पर, किसी भी प्रकार की पलकों के साथ क्लाइंट की किसी भी स्थिति में, चाहे वह गर्भवती हो या मासिक धर्म में हो, लैमिनेशन किया जा सकता है। चमकदार और खूबसूरत लैमिनेशन की गई पलकें। बस ये समझना ज़रूरी है कि जटिल पलकों के साथ सही तरीके से कैसे काम करना है। इस खास क्लाइंट के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो आइए हम आपके साथ ऐसी स्थिति को समझते हैं। अक्सर मास्टर्स ये कह सकते हैं कि आपकी पलकें खराब हैं, जो लैमिनेशन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जब मास्टर्स के पास सीधे और सख्त पलकों वाले क्लाइंट आते हैं, इन पलकों में कठिनाई क्या है? ये बहुत घनी और बहुत सख्त होती हैं और बस यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि पहले कंपाउंड का रखने का समय बहुत ज़्यादा होगा। अक्सर ऐसी पलकों पर मास्टर्स गलत यानी बहुत कम समय चुन लेते हैं। पहला कंपाउंड बाल में अपना असर दिखाने के लिए पर्याप्त समय नहीं पाता, वह बाल में डाइसल्फाइड बंधों को तोड़ नहीं पाता और इसी वजह से कर्ल कमज़ोर बनता है। कठोर, सीधी या नीचे की ओर बढ़ने वाली पलकों पर अक्सर ऐसा होता है।
हम अधिकतम रखने का समय लेते हैं, पलक की तैयारी की जांच करते हैं और तब आपको अपने काम के बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। मैं समझती हूँ कि यह स्वीकार करना बहुत अच्छा नहीं लगता कि गलती आपसे हुई है, कि आपने काम में कोई चूक की है। और अक्सर मास्टर्स में एक तरह की सुरक्षा प्रतिक्रिया आ जाती है। वे उस ग्राहक को दोषी ठहरा देते हैं जो प्रक्रिया को नहीं समझता, और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करना कि इसमें मेरी गलती नहीं है। मास्टर जिसने गलती की वो नहीं, बल्कि ये खराब ग्राहक है और ये आपकी समस्या है। जाइए, आपको ही कुछ ठीक नहीं हुआ, आपकी ही पलकें हैं, सबकी गलती है। मेरे साथ भी ऐसी स्थितियां ज़रूर आई हैं। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहती हूँ जिसने सच में मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल दिया। तब मैंने तय किया कि मुझे लैमिनेशन के बारे में पूरी तरह से समझना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। उस समय मेरे पास लैश लैमिनेशन में 2 से 3 साल का अनुभव था। सच कहूँ तो इस पेशे में मेरी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। मैंने बहुत ही निम्न गुणवत्ता की ट्रेनिंग ली थी। इसी वजह से शुरुआत में अच्छे नतीजे पाना मेरे लिए मुश्किल था। मेरे बहुत सारे काम असफल रहे थे और परिणाम भी सुंदर नहीं आते थे। लेकिन उस समय तक मुझे खुद पर थोड़ी बहुत आत्मविश्वास महसूस होने लगी थी। मेरे ज़्यादातर काम अच्छे होने लगे थे, सामान्य थे। मुझे कुल मिलाकर ये ठीक ही लग रहा था। यहाँ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। लेकिन एक दिन मेरे पास एक बहुत दिलचस्प क्लाइंट आई जिसने कहा कि वह पहले भी कई मास्टर्स के पास जा चुकी है, लेकिन किसी से भी उसकी पलकों को ठीक से उठाया नहीं जा सका। वहाँ वाकई में बहुत ही मुश्किल केस था। छोटी छोटी पलकें थीं और बहुत ही घनी थीं, मतलब बाल बिल्कुल ढंके हुए थे। और आप जानते हैं, इस स्थिति में छोटी लंबाई ने हालात को और भी मुश्किल बना दिया था, क्योंकि अगर पलकें लंबी होती तो हमारे पास ज़्यादा जगहें होती जहां पकड़ बन सकती थी। लेकिन यहाँ छोटी लंबाई थी, यानी पलकें बिल्कुल तार जैसी थीं। आप उसे उठाते हैं लेकिन वह वापस चली जाती है, बिल्कुल भी वॉल्यूम का आकार लेना नहीं चाहती। और खैर, मैंने क्लाइंट से यही कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, जो भी मेरे बस में है, और उसकी पलकें उठाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन मैंने वॉल्यूम को पलक पर लगाया, गोंद हाथ में लिया, पलकें वॉल्यूम पर चिपकाने लगीं और समझ गई कि वे बिल्कुल भी वॉल्यूम पर टिकना नहीं चाहती। फिर से वापस, बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहती। मैंने इस तरह से पलकें कंघी करना शुरू किया, बार बार कंघी की। वे थोड़ी देर वॉल्यूम पर रहीं, फिर से छूटने लगीं। सच कहूँ तो ये बहुत तनावपूर्ण पल था। आखिरकार क्या हुआ? क्योंकि मैं पलकें वॉल्यूम पर सही से नहीं लगा पाई, वे आंशिक रूप से फिर भी छूटती रहीं, तो नतीजतन मेरी सिर्फ कुछ पलकें ही थोड़ी उठीं। यानी कुछ पलकें वैसे की वैसे सीधी ही रह गईं, कुछ थोड़ी सी उठ गईं। कुल मिलाकर ये बहुत भयानक था। फिर क्लाइंट ने मुझे आखिरकार दूसरा मौका दिया। मैंने दूसरी बार उसकी पलकों पर काम करने की कोशिश की और नतीजा बिल्कुल वैसा ही रहा। यहाँ मेरे पास उस काम की एक फ़ोटो बची हुई है। ये दूसरी बार था जब मैंने क्लाइंट को लैमिनेशन करने की कोशिश की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक आँख थोड़ी बहुत कोशिश करके उसे स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी आँख पर तो ज़्यादातर पलकें बिना किसी नतीजे के रह गईं, वे उठी ही नहीं। जब मुझे समझ में आया कि असल में लैमिनेशन सिर्फ पलकें चिपकाना, केमिकल लगाना, धोना और हो गया अगला, इतना आसान नहीं है। असल में यह गहरी विश्लेषण, बालों की संरचना को समझना, प्रक्रिया की रसायन शास्त्र और रणनीति के बारे में है। यानी कुछ भी करने से पहले सोचना ज़रूरी है। हाँ, तकनीकी रूप से लैमिनेशन एक काफ़ी आसान पेशा है। पलकों को चिपकाया, केमिकल लगाए और इंतज़ार किया। यानी हाथों से करने के लिए हल्के और आसान काम होते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि सोचें और समझें कि काम करने की रणनीति क्या होगी। और यही चीज़ उस मास्टर को बहुत अलग बनाती है, जिसकी कभी कभी ही कोई चीज़ सही बनती है, उस मास्टर से जिसके लैमिनेशन का परिणाम वास्तव में स्थिर और अनुमानित होता है।